काजल जब पैदा हुई तभी उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसके कुछ समय बाद ही काजल की माँ भी चल बसी। रिश्तेदारी के नाम पर काजल के चाचा चाची ही थे। समय बीता, धीरे धीरे काजल भी अपनी चाची की बेटी सुमन के साथ साथ बड़ी हुई। काजल की चाची ने काजल से पहले अपनी बेटी सुमन की शादी के बारे में सोचा। हालांकि सुमन काजल से 2 साल छोटी थी, फिर भी अपना बच्चा अपना ही होता है, ये बात चाची ने अपनी इस हरकत से साबित कर दी। चाची, वो सजावट वाले भैया जी आए हैं। अजी सुनते हो, वो हल्दी की रस्म के लिए जो सजावट करवानी है वो भैया अपने आ गए हैं। मैं सोच रही हूँ बाहर आंगन में ही सजावट करवा लेते हैं। हल्दी की रस्म के लिए सब मेहमान आएंगे तो आराम से आंगन में बैठ जाएंगे। शाम को तो शादी में पहुंचना है, बाहर आंगन में सजावट होगी तो मेहमान वहीं बैठ जाएंगे। हाँ ठीक है। वैसे सुमन के ससुराल वाले भी तो हल्दी की रस्म के लिए आने वाले हैं ना? हाँ माँ, आपने सब तैयारी देख ली है ना? अरे तू चिंता मत कर, सारे इंतजाम हो गए हैं। ए काजल, सुमन के ससुराल वाले बस आने ही वाले हैं। सबके लिए अच्छे से चाय नाश्ते की तैयारी करना, समझी? किसी को भी हल्दी की रस्म में कोई कमी न रहे। चाची, मैंने चाय चढ़ा दी है। अरे कलावती, कम से कम आज और कल के लिए कोई रोटी वाली ही रख लेती। अकेली काजल कितना संभालेगी रसोई को? उसे भी तो हल्दी की रस्म के लिए तैयार होना होगा, फिर शाम को शादी के लिए भी तैयार होना है। तुम चुप रहो जी, वो क्यों तैयार होगी? ऐसे ही ठीक है, घर के काम कम है जो ये महारानी तैयार होगी। जाओ तुम जाकर सजावट के काम देखो। काजल के चाचा चाची हल्दी की रस्म की तैयारी में लग जाते हैं। हल्दी की रस्म के लिए पूरे आंगन को सजाया गया था। सब लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर तैयार हो गए। ढोलक ढोल बाजे बजने लगे और सुमन की हल्दी की रस्म शुरू। आंटी जी, मम्मी ने ये सुमन के श्रृंगार का सामान भेजा है। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे मम्मी को कहना कि हम सब भी समय पर पहुंच जाएंगे, तो आप लोग भी बारात लेकर समय पर आ जाना। आंटी जी चिंता मत करो, सुमन से ज्यादा विजय को जल्दी है सुमन को अपनी दुल्हन बनाने की। लड़की के जीजा की ये बातें सुनकर सब लोग हंसी ठहाके मारकर हंसने लगे। तभी काजल सबको चाय दे रही थी। अचानक लड़के की बहन की साड़ी पर गलती से भीड़ भाड़ में काजल के हाथ से चाय का कप गिर जाता है। ओह नो आंटी जी, आपकी काम वाली ने मेरा पूरा लहंगा खराब कर दिया। कैसी स्टूपिड है आपकी काम वाली, पता भी है पूरे 50,000 का लहंगा है ये मेरा। माफ करना दीदी, गलती हो गई, वो जीजा जी का पैर। एक नौकरानी होकर हमें दीदी जीजा जी बोलने का क्या हक है तुम्हारा? मैं नौकरानी नहीं हूँ काजल, ये लड़के वाले हैं, इनका पूरा ख्याल रखना हमारा फर्ज है। कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, जाओ रसोई में जाओ। माफ करना बेटी, गलती हो गई। क्या करूं, ये है ही गवार। सच तो ये है मेरे जेठ जेठानी की लड़की है। वो खुद तो दुनिया से चले गए और इसे हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ दिया। पता नहीं कोई समझ ही नहीं है इस लड़की को। कोई बात नहीं आंटी जी, ड्राई क्लीन हो जाएगा। हल्दी की रस्म एंजॉय करते हैं। काजल की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। सब लोग हल्दी की रस्म एंजॉय कर रहे थे और वो रसोई में खड़ी हुई रो रही थी। तभी एक लड़का उसके पास आता है। हेलो, वैसे रोती हुई लड़कियां अच्छी नहीं लगती, लड़कियां तो हमेशा खिलखिलाती हुई ही अच्छी लगती है। ये लो रुमाल, अपने आंसू पोंछ लो। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम आकाश है, मैं विजय का दोस्त हूँ, उसके बचपन का दोस्त। आपका नाम तो मुझे बाहर पता चल चुका है, काजल। बहुत सुंदर नाम है। जी शुक्रिया। कुछ देर आकाश और काजल बातें करते रहे। काजल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे आकाश से बातें करना अच्छा लग रहा था क्योंकि उससे इतनी बातें कोई करता ही नहीं था। आकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो देर हो रही है, घर जाकर विजय को हल्दी भी लगानी है। हाँ दीदी चलो, अच्छा बाय, चलता हूँ। लड़के वाले वापस चले जाते हैं। शाम को शादी थी, सब लोग शादी के लिए तैयार हो गए। मंडप सज गया था, सब लोग अच्छे से तैयार हुए शादी में दिखाई दे रहे थे। पर काजल एक तरफ चुपचाप उदास खड़ी थी। उसने बहुत ही पुराना फटा हुआ सूट पहन रखा था जिससे वो अपने आप को लोगों की नजरों से छुपा रही थी। कलावती, कम से कम आज के दिन तो काजल को अच्छे कपड़े दिला देती। उसकी चचेरी बहन है सुमन, काजल बाहर की नहीं घर की लड़की है। तुम उसके साथ कैसा सलूक करती हो? देखो कैसे गुमसुम से चुपचाप खड़ी है। कितने लोग देखते हैं, आगे उसकी भी शादी करनी है। खड़ी रहने दो, इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे भी नए कपड़े दिलाती। अपने ही बड़ी मुश्किल से खरीदे हैं। पहले ही शादी के लिए इतना खर्चा हो गया है और उसे कौन देख रहा है। उसके ऐसे नसीब नहीं कि वो मेरी बेटी की तरह किसी बड़े पैसे वाले घर की बहू बन सके। कोई छोटा मोटा घर मिलेगा तो इसको ब्याह देंगे। धूमधाम से सुमन की शादी करने के बाद कलावती ने काजल पर ध्यान देना बंद कर दिया। काजल सारा दिन घर के काम करती और रात को मायूस होकर सो जाती क्योंकि उससे बात करने वाला कोई नहीं था। सुमन कुछ दिनों के लिए रहने आई हुई थी। विजय सुमन को लेने आने वाला था। एक सुबह काजल जब झाड़ू लगा रही थी तभी विजय का दोस्त अपने माता पिता के साथ उनके घर पहुंचा। साथ में विजय भी था। माँ बाबूजी, आकाश काजल से शादी करना चाहता है। इसने मुझे हल्दी की रस्म के दिन घर पहुंचकर ही ये बात कह दी थी। हमने सोचा शादी हो जाए, उसके बाद ही हम इस बारे में बात करेंगे।
काजल से शादी? जी आंटी जी, मुझे काजल बहुत पसंद है। मैं काजल से शादी करना चाहता हूँ। काजल, तुम्हें इसके लिए कोई एतराज तो नहीं है ना? अचानक से ये सब सुनकर काजल की चाची कलावती तो दंग रह जाती है। बराबर में खड़ी सुमन भी कुछ देर के लिए हैरान थी। काजल आकाश से शादी करने के लिए हाँ कह देती है। आकाश बेटा, जैसा तुमने कहा था वैसी ही काजल बहुत सुंदर है। हम तो बहुत खुश नसीब हैं कि हमारी बेटी काजल आपके घर की बहू बने। भाई साहब, अब जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। मेरी बच्ची, मेरी काजल, देख भगवान ने तेरी जिंदगी में खुशियां भर दी। बचपन में तूने अपने माता पिता को खो दिया, इतने दुख सहे, मैं भी कभी कुछ नहीं बोल पाया, पर आज तेरे नसीब में इतना अच्छा रिश्ता देकर भगवान ने तेरे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। खुश रहे मेरी बच्ची। चाचा। काजल अपने चाचा के गले लगकर रो पड़ती है। आकाश और काजल की शादी तय हो जाती है और हल्दी की रस्म का दिन आता है। काजल के ससुराल से सभी रिश्तेदार हल्दी की रस्म के दिन काजल के घर पहुंचते हैं। आंटी जी, मेरी होने वाली देवरानी कितनी सुंदर लग रही है। आप सब मिलकर मेरी देवरानी को हल्दी लगाओ ताकि उसके रूप में और निखार आए। हाँ हाँ हाँ। अपने ससुराल वालों का प्यार देखकर काजल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज उसकी हल्दी की रस्म थी। सब तरफ गाना बजाना, खूब रौनक लगी हुई थी। बस चाची और सुमन का मुंह फूला हुआ था, क्योंकि उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि काजल की इतनी अच्छी किस्मत है कि आज उसकी हल्दी की रस्म इतनी धूमधाम से हो रही है। शादी की सारी रस्मों के इंतजाम काजल के ससुराल वालों ने किए थे, क्योंकि वो काजल की चाची के स्वभाव को जानते थे। उन्हें पता था कि काजल की चाची कलावती शादी के लिए कोई भी इंतजाम ठीक से नहीं करेगी। काजल के जीवन में नई खुशियां आई। धूमधाम से उसकी हल्दी की रस्म हुई और आकाश के साथ शादी के बाद काजल ने नई जिंदगी में कदम रखा। अनीता के ससुराल वाले पुराने ख्यालात के थे। जब उस घर में अनीता की शादी की बात चल रही थी, तभी अनीता समझ गई थी कि उसके ससुराल वाले कैसे हैं, क्योंकि उसकी होने वाली सास ने पहले दिन ही 20 लाख रुपए दहेज की मांग की थी। अनीता ने अपनी माँ से कहा था, माँ, ये तो शादी से पहले ही इतना कुछ मांग रहे हैं, मुझे इस घर में शादी नहीं करनी। लेकिन अनीता की माँ ने कहा, बेटी, लड़के वाले दहेज तो मांगेंगे ही, हम लड़की वाले हैं ना, हमें तो दहेज देना ही होगा, और वो परिवार अमीर है, शादी के बाद तू बड़े आराम से रह पाएगी। लेकिन अनीता का मन नहीं माना, फिर भी उसे ये शादी करनी पड़ी। उसकी माँ ने कसम जो दी थी, अनीता ने अपने मन को मना लिया और शादी के बाद ससुराल चली गई। ससुराल में घुसते ही उसकी सास शीतल ने कहा, आओ आओ बहू, कभी इतना बड़ा घर देखा भी है? कैसा लग रहा है इस घर की बहू बनके? अच्छा लग रहा है माँ जी। वो तो लगेगा ही, लेकिन इस घर के कुछ नियम हैं। बहुओं को हमेशा घूंघट ओढ़कर रहना पड़ता है। घर की बहुओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं है और बहुएं किसी और मर्द के साथ बात भी नहीं कर सकती। शीतल और भी 100 नियम बताने में लग गई। सारे नियम सुनने के बाद अनीता को घुटन सी महसूस हुई। वो अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि तभी उसकी सास ने रोक लिया। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में जा रही हूँ माँ जी। आय हाय, तो खाना कौन बनाएगा? नई बहू हो, इसका मतलब ये नहीं कि आराम से बैठी रहोगी। आज से ही काम पर लग जाओ। रसोई में तुम्हारी जेठानी खाना बना रही है, जाके उसकी मदद करो। जी माँ जी। अनीता रसोई में चली गई, जहाँ उसकी जेठानी सुमन खाना बना रही थी। क्यों छोटी, आते ही माँ जी ने सारे नियम बता दिए क्या? हाँ दीदी, यहाँ आते ही मेरा दम घुट रहा है। तो मेरे बारे में सोच जरा, 4 साल से इस घर में हूँ, 4 साल में एक बार भी मायके नहीं गई। एक बार भी नहीं? हे भगवान, क्या करूं बहन, शादी के बाद ससुराल वालों के इशारों पर ही नाचना होता है। खैर छोड़, धीरे धीरे तू भी समझ जाएगी। आज तेरी सुहाग रात है, उसके लिए क्या सोचा है? हाँ? अरे दीदी आप भी ना, मुझे शर्म आ रही है। आय हाय, शर्म किस बात की? खैर जो भी हो, तुझे कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आकर बताना। उसी वक्त जेठानी और देवरानी अच्छे दोस्त बन गए। रात हो गई और अनीता अपने कमरे में सज धज कर बिस्तर पर बैठ गई। उसका पति अमित तब अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पार्टी में उसने शराब भी पी ली थी और फिर गाड़ी चलाकर घर लौट रहा था। तभी शराब के नशे की वजह से उसने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। जब ये खबर अनीता तक पहुंची, तब वो पूरी तरह से टूट गई। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। ये क्या हो गया? आप कहाँ चले गए? आज तो हमारी सुहाग रात थी, मैं तो बर्बाद हो गई, बर्बाद। अनीता की सास अनीता को ही दोष देने लगी। तेरी वजह से मर गया है मेरा बेटा, तू अपशकुनी है, घर में आते ही पति को खा गई। मैंने क्या किया माँ? आपने सुना ना, वो शराब पिए हुए थे। आदमियों के ऐसे शौक होते हैं, पत्नी पवित्र हो तो पति जिंदा रहते हैं,
चाहे वो नशेड़ी ही क्यों ना हो। तू पवित्र नहीं है, तेरे चरित्र में खोट है। ये सब सुनकर अनीता और भी टूट गई। उसे बस उसकी जेठानी सुमन संभालने लगी। रो मत बहन, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, रो मत। अनीता के पति का अंतिम संस्कार होते ही अनीता पर उसकी सास का अत्याचार भी बढ़ने लगा। अनीता से उसकी सास सारा काम करवाने लगी और बात बात पर खरी खोटी सुनाने लगी। एक दिन अनीता की माँ अनीता से मिलने के लिए आई। अनीता ने रोते हुए उसकी माँ से कहा, माँ, ये कैसे घर में भेज दिया मुझे? पति की मौत के लिए मेरी सास मुझे दोष देती है। बेटी, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तेरी सास इतनी बुरी होगी। मैंने सोचा था शादी के बाद तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो पति भी नहीं रहा माँ, अब मैं इस घर में रहकर क्या करूँ? तभी वहाँ उसकी जेठानी सुमन आ गई। हाँ अनीता, तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? लेकिन किससे? कौन करेगा मुझसे शादी? लड़का ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, तुमने तो सुहागरात भी नहीं मनाई। देखना कोई ना कोई लड़का मिल ही जाएगा। आज मेरा भाई आ रहा है मुझसे मिलने, मैं उससे बात करके देखूंगी। अनीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उसकी और उसकी सास की लड़ाई शुरू हो गई। उसकी सास उसकी माँ से कहने लगी, आपकी बेटी ने मार डाला है मेरे बेटे को। उसके घर में आते ही मर गया मेरा बेटा। ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये आप कौन से जमाने में जी रही हैं? ज्यादा ज्ञान मुझे मत दो। जिसकी बेटी में खोट हो उसे ये सब बातें शोभा नहीं देती। ठीक है, मेरी बेटी से अगर इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसे लेकर चली जाती हूँ। ऐसे कैसे? वो कहीं नहीं जा सकती। घर का काम करवाने के लिए लाई थी उसे। ऐसे ही बहस चलने लगी। इतने में सुमन का भाई अनिमेश आ गया। अनिमेश को देखते ही अनीता के दिल में कुछ हुआ। अनिमेश लंबा और हैंडसम था। अनिमेश ने भी अनीता को देखा। अरे अनिमेश, आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। इससे मिल, ये है मेरी देवरानी अनीता। हाय अनीता, दीदी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। अब जिसके भाग्य में जो लिखा है। अनिमेश, मेरे कमरे में चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अनीता की माँ घर चली गई और अनीता घर का काम करने लगी। सुमन अनिमेश को लेकर अपने कमरे में गई और अनीता के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहा। लेकिन आपकी चुड़ैल सास मानेगी क्या? पता नहीं, लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन पहले लड़का तो ढूंढ, कोई है क्या ऐसा? हाँ दीदी, मैं अनीता से शादी करना चाहता हूँ। आप बस उसे और अपनी सास को मना लीजिए। अरे वाह, एक ही नजर में प्यार हो गया। सुमन ने ये बात अपनी सास को बताई और उसकी सास गुस्से से लाल हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? बिरादरी में मेरी नाक कटवाना चाहती हो क्या? माँ जी, उसने सुहागरात भी नहीं मनाई है। क्या वो विधवा बनकर पूरी जिंदगी गुजार देगी? तो क्या हो गया, मैं भी विधवा बनकर पूरी जिंदगी गुजार रही हूँ। 20 साल की उम्र में अपने पति को खो चुकी थी मैं। इसीलिए तो आपको पता है माँ कि पूरी जिंदगी विधवा बनकर गुजारने का दुख क्या होता है। आप वही दुख अनीता को भी देना चाहती हैं। फिर भी आपके 2 बेटे हैं, अनीता के पास कौन है? सोचिए माँ, अनीता पर क्या बीत रही होगी। ये बोलकर सुमन वहाँ से चली गई। पूरी रात शीतल ने सोचा। अपने पति को खोकर वो सब कुछ भूल गई थी। फिर उसके दोनों बेटों ने उसे संभाला, लेकिन अनीता को संभालने के लिए कोई नहीं है। ये सोचकर शीतल रो पड़ी और आंसू तो बड़े बड़े पत्थर को पिघला देते हैं। शीतल का मन भी पिघल गया। अगले दिन सुबह उसने अनीता से कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। पूरी जिंदगी अकेले रह रहकर मैं पत्थर बन चुकी थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तुम शादी कर लो बहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी घर से होगी तुम्हारी शादी। माँ जी। अनीता ने अपनी सास को गले लगा लिया। 1 हफ्ते के अंदर अनिमेश के साथ अनीता की शादी हो गई। इसी तरह एक जेठानी ने एक देवरानी की शादी करवाई। अब अनीता अनिमेश के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। Thanks for watching.